प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार छाछिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, LBS राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। मैं आपको वीडियो के माध्यम से आज उदारवाद के संबंध में कुछ जानकारी प्रदान कराऊंगा। यानी जो विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं में से पहली हमारी विचारधारा है उदारवाद। ठीक है बच्चों, जैसा हम सबको विदित है कि कोरोना महामारी का फर्स्ट दौर निकल गया है, लेकिन ये दूसरी लहर के कारण हम फिर बच्चों आपसे रूबरू होते हैं मित्र के माध्यम से आपका कोर्स पूरा कराने के लिए। तो पहला है अपना उदारवाद। राजनीतिक विचारधारा के रूप में उदारवाद दो पृथक पृथक तत्वों का सम्मिश्रण है। इसमें एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद। राजनीतिक विचारधारा के इतिहास में उदारवाद का अपना अपूर्व स्थान रहा है। मैकगवर्नर। उदारवाद यानी लिबरलिज्म क्या है, इस पर विचार करते समय उदारवाद को साधारणतः हम अनुदारवाद का विलोमार्थी मानते आए हैं तथा उसे हम उस सब का बोधकर्ता मानते आए हैं जो अनुदारवाद या पुरातनवाद के अनुसार मान्य समझा जाता है। परंतु उदारवाद का वास्तविक अर्थ समझने के लिए हमें उदारवाद के अंग्रेजी पर्यायवाची यानी लिबरलिज्म के मूल अर्थ को समझना चाहिए। उदारवाद का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द यानी लिबरलिज्म अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द से बना है, जिसका हिंदी रूपांतर होता है कि स्वतंत्रता। अतः लिबरलिज्म नाम की विचारधारा का हिंदी रूपांतरण स्वतंत्रतावाद होना चाहिए तथा उसके अर्थ को हमें उसी दृष्टिकोण से समझना चाहिए। लिबरलिज्म के मूल अर्थ को ध्यान में रखते हुए है इस प्रकार उदारवाद को हम उस विचारधारा के रूप में समझ सकते हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतिपादन करती है, और दूसरे शब्दों में व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतिपादन करना ही उदारवाद का मूल लक्ष्य होता है। यानी बच्चों उदारवाद यानी लिबरलिज्म का यदि हम हिंदी अनुवाद देखें तो वो होता है स्वतंत्रतावाद, अर्थात वह व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोध करता है। ड्रॉल अंग्रेजी। तो इसलिए हम इसके अर्थ को समझते हैं तो देखते हैं कि उदारवाद का सब सही यदि अर्थ हो तो वो होता है स्वतंत्रता। यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो विचार रखे, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो प्रतिपादन करे उसे ही हम उदारवाद कहते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी उदारवाद की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, अर्थात उदारवाद कैसे है। ऐतिहासिक दृष्टि से उदारवाद को मध्य युग के अंत तथा आधुनिक युग के प्रारंभ की विचारधारा कहा जा सकता है। इन निरंकुश राजतंत्र, मध्य युग से चलती आने वाली सामंती व्यवस्था तथा चर्च की प्रभुसत्ता का विरोध किया जाना इसकी एक प्रमुख विशेषता रही है। उदारवाद के उदय की पृष्ठभूमि के संबंध में निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण रूप से उभर कर सामने आती हैं। पहला है औद्योगिकरण व पूंजीपति वर्ग का उदय। मध्य युग में लोगों का जीवन स्वतंत्र नहीं था। जनसंख्या का अधिकांश भाग किसानों का था, जो सब तरह से सामंतों के अधीन होते थे। दस्तकार व व्यापारी भी अपना कार्य व्यक्तिगत रूप में रहकर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें अपना कार्य अपनी उन श्रेणियों के अधीन रहकर करना पड़ता था जो गिल्ड कहलाती थी, अर्थात गिल्ड कहलाती, यानी व्यापारी उद्योगपति सभी के सभी इस गिल्ड से बंधे हुए थे और वह स्वतंत्र रहकर अपना कार्य नहीं कर सकते थे। इस प्रकार व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था और धार्मिक दृष्टि से भी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं था। उस युग में व्यक्तिगत विश्वास की वस्तु न यानी उस समय धर्म जो है व्यक्तिगत विश्वास की वस्तु न रहकर वह पूर्ण नियंत्रण में रहती थी। यानी वह जो ईसाई मठ होता था, ईसाई धर्म जो होता था, यानी चर्च का संचालन होता था, वह उसके अधीन रहता था और चर्च जो है वह राज्य से भी एक बड़ी संस्था माना जाता था और जीवन के आर्थिक क्षेत्र पर भी इस चर्च का ही आधिपत्य था। जिस प्रकार से माल का उत्पादन करे, यानी किस प्रकार से व्यक्ति माल का उत्पादन करे, माल को किस प्रकार बेचे तथा बिक्री से कितना लाभांश हो, यह ऐसी ही अन्य बातों में व्यक्ति को अनेक कठोर धार्मिक व नैतिक नियमों को मानकर कार्य करना पड़ता था।
औद्योगिक क्रांति के अभ्युदय के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में वृद्धि हुई। यानी जैसे ही औद्योगिकरण की शुरुआत हुई तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उद्योगों में बड़े पैमाने पर उत्पादन आवश्यक हो गया। इसके लिए बड़े बड़े कारखानों के चलाए जाने की आवश्यकता महसूस हुई तथा उसे इस पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। इस पूंजीपति वर्ग के उदय के कारण ही जीवन यापन का ढंग आवश्यकतानुसार चूँकि पहले से भिन्न था, अतः उसका जीवन दर्शन ही बदल गया। पहले धनार्जन आदि जीवन यापन के साधन के रूप में स्वीकारा जाता था, तो अब धनार्जन मनुष्य तथा जीवन यापन गौण हो गया तथा जीवन के मूल्यों का बलिदान करके ही धनार्जन किया जाना मनुष्य का उद्देश्य बन गया। इसका परिणाम यह हुआ कि वे सब नियम, आदर्श व संस्थाएं पूंजीपति वर्ग को खलने लगी, जिससे अधिकाधिक धनार्जन के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा पड़ती थी। वह चाहने लगा कि धनार्जन को उसे पूरी छूट हो तथा किसी भी प्रकार का धार्मिक नियम, राजकीय कानून, सामाजिक संस्था या व्यवस्था का उसके ऊपर किसी प्रकार का भी बंधन हो। इस प्रकार की बाधा को टाली जाना चाहिए, व्यक्ति पर उस प्रकार के बंधन न हो। इस भावना के उदय से ही उस पृष्ठभूमि की सृष्टि की जिससे उदारवाद का पनपना स्वाभाविक हो गया। इस मांग में लास्की ने कहा है कि मध्यकाल के अंत में नवीन आर्थिक समाज के उदय के कारण ही उदारवाद की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से पूंजीवाद के उदय ने उदारवाद के विकास में सहयोग दिया। यानी बच्चों, हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति हुई, उद्योग धंधों का खूब विकास हुआ और जिसके कारण ही एक तीसरे वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। और पूंजीपति वर्ग जो ये चाहता था कि मेरे मार्ग में किसी प्रकार की बाधा न आए, और वह उस समय चूँकि आपको पता है कि मध्यकाल जो है वो धर्म के क्षेत्र में ही नहीं, आर्थिक क्षेत्र में भी चर्च के बंधन में रहता था। यानी व्यक्ति कितना उपजाए, कितना कमाए, कितना लाभांश ले, ये सारे के सारे चर्च के अधीन रहते थे। लेकिन जो पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ उसने इन सब बाधाओं को दूर करना शुरू किया। उन्होंने इसको यानी इस संस्थाओं को अपने ऊपर बंधन माना और मध्यकाल के अंत में नवीन आर्थिक समाज के उदय के कारण उदारवाद की उत्पत्ति हुई, ऐसा लास्की का मानना है। 20वीं शताब्दी का नवजागरण, जिसके बारे में हम बच्चों कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।